हेलो ऑल एमबीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज जो हमारा लेक्चर है यह है लेक्चर नंबर 52। सोशियोलॉजी के अंदर आप पढ़ रहे हैं फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म असल में होता क्या है। जब भी एक समाज, एक सोसाइटी दो भागों में विभाजित हो जाती है, कोई कास्ट के कारण या अपर क्लास और लोअर क्लास के कारण, जैसे कि रूरल एरियाज में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक समाज है वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में विभाजित हो जाती है, उसी को ही फैक्शनलिज्म कहा जाता है। जब सोसाइटी, एक समाज दो भागों में विभाजित हो जाती है किसी भी कारण से, तो ये फैक्शन कहलाता है और इसी चीज को बड़े पैमाने में फैक्शनलिज्म नाम से जाना जाता है। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी वाली यूनिट के अंदर। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फैक्शनलिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने रूरल लीडरशिप तक कवर कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे फैक्शनलिज्म वाले टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। और ये जो यूनिट नंबर 3 है इसमें साफ मेंशन्ड है रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी। तो रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर हमको पढ़ना है फैक्शनलिज्म। अब ये जो फैक्शनलिज्म हमको पढ़ना है, जो समाज का विभाजन हमको पढ़ना है, वो रूरल और अर्बन दोनों के ही पैमाने पे हमको जो है यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को आज कवर करना है। तो हम इस पूरे लेक्चर में पूरे की पूरे शॉर्ट नोट्स और क्रिस्पी फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं, जो कि एमपीपीएससी और अन्य राज्यों की जो पीएससी की परीक्षा है वहाँ पर जो भी सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। जैसे कि हम हर लेक्चर में कवर करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट कि इस पूरे लेक्चर में हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, कौन कौन से आयामों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम पहले तो जानेंगे फैक्शनलिज्म की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद ग्रामीण फैक्शनलिज्म, रूरल फैक्शनलिज्म को हम यहाँ पर समझेंगे, अर्बन फैक्शनलिज्म के बारे में जानेंगे। ये दो प्रकार हैं फैक्शनलिज्म के सोशियोलॉजी के अंदर, रूरल और अर्बन। इन दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद जो सोशियोलॉजर्स की जो पर्सपेक्टिव्स है, जो थ्योरीज है, जैसे कि यहाँ पर कार्ल मार्क्स की कोई थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, कोठारी जी की जो है एक थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसी सारी जो सोशियोलॉजर्स की थ्योरी हमको मेंस में लिखनी होती है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज को हम यहाँ पर जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेटेबल एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आज की डेट में इसका क्या महत्व है, कंटेम्पररी रिलेवेंस क्या है और इसको किस तरीके से हम यहाँ पर सोसाइटी में समझते हैं, उस चीज़ को कवर करेंगे। और लास्टली इस पूरे लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है फैक्शनलिज्म की। तो जो फैक्शनलिज्म होता है वो यहाँ पर एक सोसाइटी की सिचुएशन को बताता है कि सोसाइटी जो है वो किस तरीके से विभाजित हो रही है। ये हम आगे भी आपको बता चुके हैं। अगर कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे फैक्शंस और सेगमेंट्स आपको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये बन क्यों रहे हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट दूसरों के इंटरेस्ट से अलग है, इनकी समाज दूसरों की समाज से अलग है, इनके रिश्तेदार दूसरे लोगों से अलग हैं। तो इन वजह से यहाँ पर फैक्शनिज्म हमको मेनली रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इनका एक कलेक्टिव इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और इनकी जो विशेषता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये आपस में जो है लॉयल होते हैं और इंटरनल राइवलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। पावर, प्रेस्टीज और रिसोर्सेस के चक्कर में ये लोग जो है सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसका बढ़िया सा एग्जाम्पल अभी बहुत ही चर्चा में चल रही है ये पंचायत की सीरीज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। यहाँ पर ये लोग आपस में विभाजित हो जाते हैं क्योंकि इनको जो है पॉलिटिकल गेन करना है। इनके लॉयल लोग अलग हैं, इनकी जो रिश्तेदारी और जो इनके दोस्त संबंधी हैं वो अलग हैं और इन लोगों के अलग हैं। ये चीज़ आपको पंचायत वेब सीरीज में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलती है। और ये लोग यहाँ पर पावर, प्रेस्टीज और रिसोर्सेज के चक्कर में जो है यहाँ पर आपस में इनके बीच में एक विवाद आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं पावर की बात करूं तो सरपंच के चुनाव में ये चीज़ आपको सीजन 4 में आराम से देखने को मिलेगी। पावर, प्रेस्टीज और रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो अगर एक गांव में अगर कोई पानी का जो है स्रोत है यहाँ पर या एक तालाब है, अगर इस तालाब की जो है मछलियों को बेचना है
तो यहाँ पर बोली लगती है। तो जो गांव के लोग होते हैं वो जो उनके संबंधी होते हैं उनको ही इस चीज़ का ठेका दिलवाने की कोशिश करते हैं। जिन गाँवों के आसपास रेत खनन होती है या कोई मिट्टी का कटाव होता है तो वहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसको हमने यहाँ पर रिसोर्सेज के फॉर्म में कवर करने की कोशिश करी है। अब हम इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं, हम इसकी कुछ विशेषता जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होते हुए हमको देखने को मिलता है। एक सामाजिक एकीकरण, एक राजनीतिक एकीकरण हमको यहाँ पर लोगों के बीच में आपस में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और ये चीज़ आपको मेनली ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया में और सेमी अर्बन इंडिया में ये चीज़ मेनली होते हुए हमको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अर्बन फैक्शनलिज्म की, तो यहाँ पर जो है बिजनेसमैन्स और एक सोसाइटीज़ का यहाँ पर जो है एक एकीकरण होते हुए, यहाँ पर सोशल कोहेशन होते हुए हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फैक्शनलिज्म को समझेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आगे कवर किया था कि विलेज पॉलिटिक्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो जाति के आधार पर एकीकरण होते हुए लोगों का एकजुट एक गठ होते हुए हमको देखने को मिलता है। उसके बाद रिश्तेदारी के आधार पर भी, रिश्तेदारी और नातेदारी के आधार पर भी ये चीज़ होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये चीज़ आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दोनों ही रूरल और अर्बन एरिया में देखने को मिलेगी। लोग अपने हितों को पूरा करने के लिए अपने साथ संबंधी वाले लोगों को जोड़ लेते हैं और पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल पावर में आने की कोशिश करते हैं वोटिंग के आधार पर। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ को मेंशन किया है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नाम पे, चाहे वो रूरल हो या अर्बन, दोनों ही एरिया में ये चीज़ होते हुए हमको देखने को मिलती है। लेक्चर के बीच में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो भारत मंथन एकेडमी है, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी जिसका कोई चार्ज नहीं है, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो रिसेंटली एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें एमपीपीएससी के सारे ही पीवाईक्यूज को बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है। इसमें एमपीपीएससी के सारे ही एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को कवर किया है। हर एग्जाम में, चाहे वो एडीपीओ का एग्जाम हो, चाहे वो डेंटल सर्जन का एग्जाम हो, एमपीपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें सारे ही पेपर्स में शुरू के 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो एमपीजी के और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होते हैं, जो कि हमारी एमपीपीएससी की 9th यूनिट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा में। अगर आप इनको देखेंगे तो इनके 4 ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, उन सारी ही ट्रिक्स को इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अश्वारे सर हैं, वो इस पूरी लेक्चर सीरीज को ले रहे हैं और सोशियोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, उनके भी मार्गदर्शन आपको इस प्लेलिस्ट में इंडिविजुअली देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे फैक्शनलिज्म की रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी में। यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने फैक्शनलिज्म को समझा कि गांव में जो राजनीति होती है पंचायत के चुनाव में, वो कास्ट के ऊपर, रिश्तेदारी के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। लोग यहाँ पर अपने रिश्तेदार और अपनी जाति के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पॉलिटिकल पावर में आने की कोशिश करते हैं इलेक्शन के माध्यम से। इन सारी ही चीज़ों को हमने यहाँ पर अभी तक कवर किया है। ये बताता है फैक्शनलिज्म को, एक जो सोसाइटी में एक एकीकरण होता है, गुटबाजी हो जाती है, उसको बताता है, जिसको हम सोशियोलॉजी में फैक्शनलिज्म के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे फैक्शनलिज्म इन रूरल इंडिया। अब हम ग्रामीण व्यवस्था में फैक्शनलिज्म को जानेंगे। जो गुटबाजी होती है, जो एक छोटे छोटे जो स्मॉल ग्रुप्स बन जाते हैं, उसको हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या है, ये गुटबाजी के कारण क्या है, फैक्शनलिज्म के कारण क्या है, तो यहाँ पर आपको एक मेन कारण देखने को मिलेगा, कास्ट का डिवीजन। जो अपर कास्ट है, जैसे हरियाणा में जाट्स और राजपूत, जो आपको यहाँ पर मेनली दबदबा दिखाते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसी पटेल सिस्टम भी आपको हर गांव में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक डोमिनेंट कास्ट होती है और कुछ बैकवर्ड कास्ट होती हैं। तो जो डोमिनेंट कास्ट होती है वो हमेशा ही अपना जो है वर्चस्व और दबदबा ठोकते हैं। इस वजह से जो गांव का समाज है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर फैक्शनलिज्म के नाम से जान रहे हैं। अब किनशिप और लीनिएज, यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वंशावली और रिश्तेदारी, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो लोग वंश के होते हैं, जो लोग रिश्तेदार होते हैं,
वो ऑब्वियस सी बात है वो एक ही कास्ट के होंगे। और अगर इनके बीच में भी अगर कोई मतभेद हो जाता है तो दूसरे क्लेन्स जिनको हम बिरादरीज बोलते हैं, नए नए क्लेन्स, और ये चीज़ एक नए नए फैक्शंस के सामने, एक नए नए फैक्शंस के पैमाने पे बनते हुए हमको देखने को मिलती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण भी फैक्शंस बनते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, लैंडलॉर्ड्स हैं और लैंडलेस लेबर्स हैं। जैसे कि कोई लोग किसी दूसरे खेत में जाके मजदूरी कर रहे हैं। जो पटेल हैं मेनली वो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार, ये ब्रिटिश काल से चलता आया है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में कवर किया था। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगा पंचायत के इलेक्शन में। मेनली ये चीज़ देखने को मिलती है, जो फैक्शंस होते हैं वो निकल कर सामने आते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के पैमाने पर पंचायत के इलेक्शन में। इसके बाद यहाँ पर आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी, पैट्रन ऑफ क्लाइंट रिलेशन, जिसका मतलब ये है कि जो लोकल लीडर्स हैं वो स्टेट का रिसोर्सेस, मतलब सरकार का पैसा यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और ग्रुप की लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर ये चीज़ आपको पंचायत सीरीज में बहुत कॉमनली देखने को मिली होगी। जैसे कि यहाँ पर जो एमएलए होते हैं वो विधायक जी लोकल ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं ताकि वो चुनाव जीतें, और जो एमएलए हैं उनका वर्चस्व रूट लेवल तक चलता रहे। तो यहाँ पर ये सी सारी चीज़ों के कारण भी फैक्शनलिज्म रूट लेवल पर हो जाता है। अब इसके हम नेचर की बात करेंगे, तो जो नेचर है, जो इसका नेचर है वो एक इनफॉर्मल और रिश्तेदारी बेस्ड यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो भी ग्रुप्स हैं वो कास्ट के पैमाने पर यहाँ पर लैंडलॉर्ड से जाकर जुड़ जाते हैं, एक ही कास्ट के होते हैं। इन सारी बातों के अलावा यहाँ पर जो हमने बात करी, एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, उसके बाद एक सपोर्ट सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये एक यहाँ पर एक डर भी रहता है कि अपने ही वाले लोग हमको यहाँ पर इलेक्शन के दौरान बायकॉट ना कर दें और इलेक्शन ना हार जाएं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर फैक्शनलिज्म के नेचर में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो फैक्शनलिज्म है उसके नेचर में हमने यहाँ पर कवर किया है, इनफॉर्मल किनशिप बेस्ड होता है, जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं या पावरफुल लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं, एक ही कास्ट के लोग आपस में जाके जुड़ जाते हैं। यहाँ पर एक इनफॉर्मल सैंक्शंस देखने को मिलेंगे। इनफॉर्मल सैंक्शंस मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी बिरादरी के लोगों के साथ कभी उनकी आपस में बनती नहीं है, तो एक नई गुटबाजी, एक नया क्लेन भी बन जाता है। तो ये एक नेचर बताता है फैक्शनलिज्म का रूरल एरिया में। और आपस में ही यहाँ पर एक डर रहता है कि जो है हमको बायकॉट ना कर दिया जाए समाज के लोगों द्वारा। ये हमने फैक्शनलिज्म के नेचर में कवर किया। अब हम यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कवर करेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट रुक जाता है गांव का, और लोग जो हैं वो अपनी ही फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको आपस में वॉयलेंस, टेंशन और सोशल फ्रेगमेंटेशन, समाज का विभाजन भी होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हमने आगे पंचायत वेब सीरीज के एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ बातों को और जानेंगे कि जो ये गुटबाजी हो जाती है तो ये लोग ग्राम पंचायत एज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम नहीं करती, वो अपने ही फायदे, अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी बात को यहाँ पर ये बताया है कि अपनी कास्ट वालों को तवज्जो देंगे, अपनी कास्ट का दबदबा ठोकेंगे, और यहाँ पर एक क्लास हायरार्की हमेशा से ही ग्रामीण भारत में चलते आई है, जिसको फैक्शनलिज्म के हिसाब से हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। आगे बढ़ेंगे, लेक्चर में जानेंगे फैक्शनलिज्म इन अर्बन इंडिया। शहरों में किस तरीके की गुटबाजी होती है। तो शहर में इस तरीके की गुटबाजी तो होगी नहीं, एक कास्ट के लोग, एक जाति के लोग ये यहाँ पर ज़्यादा इतना तवज्जो नहीं देते। यहाँ पर सोसाइटी के हिसाब से चीज़ चलेगी, यहाँ पर जो है अमीरी और गरीबी के हिसाब से चीज़ें चलेगी। जैसे कि मुंबई के स्लम्स का एक अलग जो है संगठन हो जाता है, और जो बड़ी बड़ी मल्टीज और कॉरपोरेट्स के लोग हैं उनके बीच में आपस में संगठन हो जाता है। एक बिजनेस कॉरपोरेट्स के बीच में यहाँ पर एक अलग संगठन हो जाता है, जैसे मजदूर संघ बन गया एक इंडस्ट्रीज के अंदर। इस तरीके की गुटबाजी यहाँ पर फैक्शनलिज्म के फॉर्म में अर्बन इंडिया में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो विशेषता है वो आपको देखने को मिलेगी। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम होती है, जैसे किसान मजदूर संघ या मजदूर संघ या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर के जो यूनियंस होते हैं उनकी सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, वो सेम इकोनॉमिक क्लास के होते हैं। यहाँ पर या तो उनकी एथनिसिटी भी सेम हो जाती है। यहाँ पर कई बड़े पैमाने पे
ऐसा भी माना जाता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी के हिसाब से भी गुटबाजी जो है हो जाती है, फैक्शनलिज्म अर्बन इंडिया में हो जाता है। पार्टी बेस्ड राइवलरी, ये तो मोर कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी जो है हमेशा ही जाके यहाँ पर बंगाल में इनका जो है आपस में मतभेद चलता रहता है, लड़ाई दंगे होते हैं जब भी इलेक्शन होती है। ये चीज़ बिहार, यूपी मोर कॉमनली होती ही रहती है भारत में, बड़े पैमाने पे ये चीज़ इलेक्शन के दौरान सामने आती है। इसके क्या कारण है, इसके क्या कॉजेज है, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्लम पॉलिटिक्स यहाँ पर आपको देखने को, जो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताया था, जो कि रीजनल आइडेंटिटी को बताता है। अगर और बड़े पैमाने पे मैं आपको बताना चाहूँ तो नॉर्दर्न जो इंडियन लोग हैं वो यहाँ पर महाराष्ट्र में जाते हैं, तो महाराष्ट्र में मराठी मानुष नाम की एक जो है एकता मराठी पीपल्स में हमको देखने को मिलती है। ऐसी गुजराती पीपल्स में भी, ऐसी राजस्थानी पीपल्स में भी, बिहारियों में भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन जैसी चीज़ें आपको मेनली देखने को मिलेंगी। सिविक ग्रुप्स और रेसिडेंट्स जैसे वेलफेयर एसोसिएशंस, ये चीज़ मैंने आपको बताई। ये लोग कॉम्पीट करते हैं रिसोर्सेज और रिकॉग्निशन को लेकर। जैसे कि मान लीजिए कोई संप्रदाय है या कोई संगठन है, जैसे मजदूर संगठन है कोई इंडस्ट्री के अंदर, तो वो कॉम्पीट करेंगे। यहाँ पर वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं कि हमारे वेजेस को बढ़ाइए, हमारी छुट्टियों को बढ़ाइए, हमारे वर्किंग आवर्स कम कीजिए। इस तरीके की चीज़ें मोर कॉमनली आपको ट्रेड यूनियन और जो इंडस्ट्रीज़ में आपको बड़े पैमाने पे देखने को मिलती है, जो अर्बन फैक्शनलिज्म को बताता है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के रूप में स्टूडेंट यूनियन, गैंग कल्चर, अर्बन पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। अब इसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या इसका प्रभाव है, उसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक अर्बन अनरेस्ट, कम्युनल राइट्स, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी रिसेंटली जो लॉ कॉलेज और कलकत्ता में जो अभी रेप हुआ, वहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन है वो इस तरीके के यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली केस हुआ है जो कि लॉ स्टूडेंट का रेप हुआ है इंस्टीट्यूशन के अंदर, इसको आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप कोड कर सकते हैं कि बच्चे अपनी बात सरकार से किस तरीके से मनवा सकते हैं। इसके बाद अर्बन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। लोग अपनी बात सरकार से मनवा सकते हैं, लोग अपने हित के लिए यहाँ पर चीज़ों को सरकार से मांग सकते हैं। जैसे कई सारे एरियाज़ में फॉरेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट होता है कि फॉरेस्ट को बचाना है, तो लास्टली वहाँ पर जो है गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, कोर्ट इंटरवीन करते हैं उस पूरे मैटर में और फाइनली फॉरेस्ट वाले एरिया को बचा लिया जाता है। इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती है। अगर नेगेटिव बात करें तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी इस चीज़ के कारण बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर जो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्टोरेट इन अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पोलराइजेशन होता है कि बीजेपी के संगठन के लोग, बीजेपी अपना खुद का संगठन बना लेता है, कांग्रेस अपना संगठन बना लेता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली में कई सारे संगठन हैं, कई सारे कॉलेजेस में। इस तरीके की चीज़ें बड़े पैमाने पे अर्बन फैक्शनलिज्म को बताती है भारत में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर अब हम कंपेयर करेंगे रूरल और अर्बन फैक्शनलिज्म को, दोनों को ही हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अब इस चीज़ को और अच्छे से यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक कंपैरेटिव स्टडी के रूप में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो रूरल फैक्शनलिज्म था, गांव में जो होने वाले गुटबाजी थी, वो मेनली कास्ट, रिश्तेदारी और लैंड ओनरशिप पे देखने को मिलती है। अर्बन फैक्शनलिज्म में ये चीज़ क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, पॉलिटिकल पार्टी और रिच और पुअर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। मेनली इस तरीके से जो है विभाजन सोसाइटी में रूरल और अर्बन में हमको देखने को मिलता है। रूरल की बात करेंगे तो यहाँ पर इनफॉर्मल और ट्रेडिशनल बेस्ड होती है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से चली आ रही होती है। और अर्बन की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी संगठन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है एज अ कॉर्पोरेट एसोसिएशन, तो वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गैंग और यूनियंस आपस में बना लिए जाते हैं। कुछ बातें और जानेंगे लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप के एस्पेक्ट्स को रूरल और अर्बन फैक्शनलिज्म को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो गांव का पटेल होता है वो ही यहाँ पर मेनली जो है सबसे ज़्यादा अपना दबदबा और वर्चस्व ठोकता है और जो डोमिनेंट कास्ट होती है एक गांव में। लेकिन अगर हम अर्बन फैक्शनलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स, ट्रेड यूनियंस और कॉरपोरेट्स के पास इस चीज़ की पावर होती है।
पॉलिटिकल रोल की बात करेंगे तो ये पंचायत के इलेक्शन में जो है बहुत असर डालते हैं। रूरल फैक्शनलिज्म की बात करेंगे। अगर हम अर्बन फैक्शनलिज्म की बात करेंगे तो ये म्युनिसिपल और जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं, जो राज्यों के इलेक्शन होते हैं, उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोबिलिटी की। तो लिमिटेड और स्टेबल यहाँ पर फैक्शंस होते हैं, बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही छोटे पैमाने पे यहाँ पर बातें होती हुए रूरल फैक्शनलिज्म में। लेकिन अर्बन फैक्शनलिज्म की हम बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पे और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल स्थिति, दंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स यहाँ पर अर्बन फैक्शनलिज्म में हमको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजर्स हैं उनकी जो थ्योरी है पर्टिकुलर फैक्शनलिज्म को लेकर, उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में हमको इनकी थ्योरीज, इनके स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं। तो आगे यहाँ पर हम एम.एन. श्रीनिवास की थ्योरी को जानेंगे। इन सारी ही थ्योरी में आपको ये चीज़ कॉमनली देखने को मिलेगी, जो कास्ट है, जिनका ज़्यादा दबदबा है, वो हेरिडेटरी या ट्रेडिशनल बेसिस से ही दबदबा उस पर्टिकुलर रीजन पे ठोकते आए हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेनली रूरल एरियाज़ में मेनली देखने को मिलती हैं। क्लास, कास्ट, पावर्स, ये सारी चीज़ें इन पर्टिकुलर थ्योरीज में मेंशन्ड हैं। इनको हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। एम.एन. श्रीनिवास की थ्योरी है जो कि डोमिनेंट कास्ट थ्योरी को बताता है। यहाँ पर ये बताते हैं कि जो डोमिनेंट कास्ट है एक पर्टिकुलर गांव में, एक रूरल एरिया में, वो यहाँ पर फैक्शन का कारण बन जाती है और वो लोग यहाँ पर अपना वर्चस्व और दबदबा दिखाते हैं। इसके बाद F.G. बेले की थ्योरी की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर इन्होंने उड़ीसा के गांव की एक स्टडी करी थी। उसको उन्होंने इस तरीके से बताया कि जो फैक्शनलिज्म है वो यहाँ पर जो पावर है उसको लेकर हो रहा है, पावर की लेकर जो कंपटीशन चल रहा है, जो इलाइट क्लास जो पहले से ही वर्चस्व बताते आए हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उनके बीच में यहाँ पर उनको वो अपना दबदबा बताने के चक्कर में पावर गेन करते हैं और ये चीज़ F.G. बेले अपनी थ्योरी में बताते हैं। इसके बाद हम एंड्रे बेटेली की बात करेंगे। ये यहाँ पर बताते हैं कि जो फैक्शनलिज्म है ये बताता है कि कास्ट, क्लास और पावर का क्या रोल है फैक्शनलिज्म में एक रूरल एरिया में, मतलब कास्ट का क्या रोल है और जो क्लास है, रिच पुअर, कोई अपर क्लास का है, कोई लोअर क्लास, कोई मिडिल क्लास का, तो जो पावर है वो भी इसी पे ही डिपेंडेंट करती है। ऐसा एंड्रे बेटेली अपनी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन फंक्शनलिज्म थ्योरी में बताते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी में आपको यूनिक थ्योरी बताना चाहूँगा रजनी कोठारी जी की। यहाँ पर ये बताती हैं कि जो फैक्शनलिज्म है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रोल होता है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। यहाँ पर इन्होंने आर्ग्यू करते हुए कहा है, एक क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी में जो फैक्शनलिज्म है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को, जो वोटिंग की जो प्रोसेस है उसको बहुत हद तक जो है यहाँ पर वेरी करता है। यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न है वो इस पे डिपेंड करता है। ऐसा रजनी कोठारी जी ने अपनी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन फैक्शनलिज्म में ये बात बताने की कोशिश करी है। आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, जानेंगे क्या रोल होता है फैक्शनलिज्म का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। जो एक लोकतंत्र होता है उसमें गुटबाजी का क्या रोल होता है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सोसाइटी है वो टूट चुकी है, जैसा कि हम आगे कवर कर चुके हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है, एक जाति के लोग हमारे जाति वाले को वोट दो, हमारे जाति वाले को वोट दो, हमारे भाई बंधुओं को वोट दो, इस तरीके की चीज़ें, एक पॉलिटिकल जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन, वो लोगों को बोलते हैं कि जाके हमें वोट दीजिए, हम एक जाति के हैं, हम एक गांव के हैं, इस तरीके से मतलब बहुत सारी जो रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करते हैं। ये इनकरेज करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। यहाँ पर ये मार्जिनलाइज्ड जो वॉइस होती हैं वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। फिर यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर जैसे मान लीजिए ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, इन तीनों ही गांव का जो है एक सरपंच है, तो ये जो गांव के लोग हैं ये बोल रहे हैं कि आप हमारी यहाँ पर रोड बनवाने का काम कीजिए। तो इस तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा साथ निभाते हैं। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा उनका रोल हो जाता है, क्योंकि वो वोटिंग करके यहाँ पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक डेमोक्रेसी
कॉम्पिटिटिवनेस भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, और कई बार एक जो है बहसबाजी और यहाँ पर जो है आपस में मतभेद और बड़े पैमाने पे जो है रंजिशें भी हमको देखने को मिलती हैं, जो कि अनेकता में एकता को भंग करते हुए हमको भारत में देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ अनचेक्ड अगर फैक्शनलिज्म है, अगर हम बहुत ही ज़्यादा अगर फैक्शनलिज्म सोसाइटी में समाज में हो जाएगा तो वहाँ पर जो है भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करप्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और जो गवर्नेंस है रूट लेवल तक, जो सरकार की बातें हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की जो पूरी व्यवस्था है लोगों तक पहुंचाने की, रूट लेवल तक पहुंचाने की, वो भंग होते हुए देखने को मिलती है। और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पर हो जाएगी कि हम जाट हैं, हम जो है पटेल हैं, हम राजपूत हैं तो हमें वोट दीजिए। यहाँ पर एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो जाएगी, ना कि एक होलिस्टिक पॉलिसी। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर कवर किया। ओवरऑल अब हम इस लेक्चर को फैक्शनलिज्म को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो जो फैक्शनलिज्म है ये भारत में जड़ जड़ तक पहुँच चुका है। ये चीज़ जन्म जन्मांतर से चली आ रही है, इसमें ट्रेडिशंस और पहले से ही ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, लेकिन अब ये चीज़ वेरी करती है रूरल और अर्बन सेटिंग में। ग्रामीण की व्यवस्था की बात करेंगे तो ये चीज़ अलग होती है, शहरों में ये चीज़ अलग होती है, अलग अलग मांग होती है। ये हमने कवर किया है हमारे इस लेक्चर में, जो कि जो समाज में जो अनेकता है, अनेकता के बीच में जो कंपटीशन है, जो प्लुरलिटी, सोशल प्लुरलिटी के बीच में जो कंपटीशन भी हमको यहाँ पर एक देखने को मिलता है। कुछ चैलेंजेस भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इंक्लूसिव गवर्नेंस में, मतलब गवर्नेंस को रूट लेवल तक पहुँचाने में कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं, और ये चीज़ सोशल कोहिशन, सामाजिक एकता को जो है भंग करते हुए भी हमको फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आप तक और अच्छी सुविधा और अच्छी जो नोट्स हैं और अच्छी क्वालिटी में लेक्चर आपको दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।